हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच अपने एक और टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे थे, और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे कितना फेज डिफरेंस आता है, वो एसी के लिए उसका बिहेवियर क्या होता है, डीसी के लिए क्या बिहेवियर होता है, ये सब हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग तीनों का कॉम्बिनेशन, एलसीआर सर्किट, फुल टॉपिक पूरा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा, इसकी मत करिएगा। ठीक है, तो आज चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। एलसीआर सर्किट, एलसीआर, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तीनों मैंने पहले अलग अलग पढ़ा था, अब हमको एक ही में इसको पढ़ना है। एलसीआर सर्किट। अब भैया ये नाम जितना छोटा है, इसके अंदर मटेरियल उतना ही ज़्यादा भरा हुआ है। बस एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले मैं इसको फिगर बनाता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये हमारा हो गया एल, इंडक्टर, फिर मैंने लगा दिया यहाँ पे कैपेसिटर, फिर लगा दिया यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ये हमारा हो गया सर्किट। तो ये हो गया हमारा एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर। तो ये पूरा मिलके हो जाता है एलसीआर सर्किट। ठीक है, इसी को ही कभी कभी कह देते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको कभी कभी आप लोग कह देते हो सीरीज एलसीआर सर्किट। क्यों? क्योंकि सारे कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। ठीक है, हमको क्या पता करना है, हमको यहाँ पर इसके बारे में, इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, इम्पीडेंस। देखिए, जैसे रेजिस्टेंस में रजिस्टर अगर लेते हो तो उसमें रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हो, इंडक्टर लेते हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज करते हो एज ए रेजिस्टेंस। अगर कैपेसिटर लेते हो तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस यूज करते हो। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज करते हो वर्ड। वैसे ही एलसीआर सर्किट जब हम लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस बताना होगा, उसका नाम होता है इम्पीडेंस। ठीक है, वो हमको इम्पीडेंस कितना है वो आपको बताना है। बहुत आसान है, देखिएगा। फेजर ट्रीटमेंट से उसको बताते हैं। कौन सा होगा? फेजर ट्रीटमेंट होगा आपका, फेजर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझिएगा थोड़ा। देखो, इंडक्टर में अगर ध्यान हो, वोल्टेज आगे था, करंट पीछे थी। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ले सकते हो, ये हमारा I है, ये हमारा क्या है, V है। इसमें क्या था, इस वाले में वोल्टेज पीछे था, करंट आगे था। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये करंट हो गया, ये हमारा हो गया वोल्टेज। ठीक है, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो I और E एक ही डायरेक्शन में, तो इनको E लिख दो, क्योंकि हमको E ही आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। हमको क्या करना है, इन तीनों चीजों को एक में मिला देना है। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, हमको इस एक्सिस पे E को दिखाना है और इस एक्सिस पे I को दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस वाला केस बना लेता हूं। तो अगर इस एक्सिस पे I को दिखाता हूं, मान लेते हैं यहां तक I है, तो यहीं तक E होगा। E हो जाएगा भैया यहां पर E, रेजिस्टेंस के केस में। क्लियर? अब उसके बाद हम जरा ये वाला बनाते हैं, C वाला। इसमें क्या होगा, I इसी एक्सिस पे, तो V क्या हो जाएगा आपका, यहां इसको सॉरी V रख दो, VR लिख देते हैं, यहां पर पता चलेगा VR। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला है। इसमें VC देख लो, अगर I इस एक्सिस में तो VC नीचे हो जाएगा। अगर ये वाला ग्राफ इसमें बना है तो I एक्सिस पे होगा, तो VL आपका कहां हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बस यही आपको एक में, तीनों को मैंने एक ही में बना दिया। अब हमको करना क्या है, सपोज करना है, लेट VL इज ग्रेटर देन VC। अब होगा क्या, VL और VC में देखिए दोनों एक दूसरे के जस्ट ऐसे हैं, अपोजिट। 180 का फेज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, एक ऊपर तो एक नीचे। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि VL ज्यादा है, VC कम है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, VL माइनस VC।
तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, जो चीज़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम क्या माने चले, VL ज़्यादा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा VL माइनस VC, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली है। ठीक है, हमको अब इसी से मतलब VL माइनस VC। अब हमको ना तो VC से मतलब है ना VL से मतलब है, कुछ नहीं, हमको VL माइनस VC और VR से मतलब है। ठीक है, हमको क्या करना है, इन दोनों का फेक रिजल्टेंट निकालना है। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायगोनल खींच लेते हैं इस तरीके से, और ये डायगोनल यहाँ से 5 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये जो डायगोनल है भैया वही VL माइनस VC और VL का रिजल्टेंट है, जो डायगोनल ये मैंने खींचा है। इसको नाम दे देते हैं कुछ, ये हो गया O और इसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल में है तो VL माइनस VC है, तो इसकी भी वैल्यू VL माइनस VC होगा, VL माइनस VC। ठीक है, और इसकी वैल्यू VR तो है ही है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, देखो जरा भाई, आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, हमको OP निकाल देना है। तो आपका OP यहां लिख देते हैं, ट्रायंगल OPQ, OPQ तो हो जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना है VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं, इसमें जो रिजल्टेंट है, जो भाई रिजल्टेंट VL माइनस VC का हम लोग निकाल रहे हैं, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E होगा। तो यहाँ पे OP को E मान लेते हैं, तो इसको हम E स्क्वायर लिख देंगे, या V लिखो। ठीक है, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस नहीं ये इस तरीके से प्लस नहीं माइनस I 1/XC XC का होल स्क्वायर। ठीक है, I कॉमन ले लो सबसे, V स्क्वायर ये हो जाएगा I स्क्वायर सबसे कॉमन ले लिया, तो क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको इसके नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा V अपॉन I क्या बन गया, R ही तो है, लेकिन अब यहां पर हमने एक नया वर्ड बोला था, कौन सा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, ठीक है, ये भैया है रेजिस्टेंस, ये आपका है रेजिस्टेंस ही, लेकिन बस नाम हमको अलग रखना है। ये हो गया इम्पीडेंस, इसको हम लोग कैसे जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये V अपॉन I क्या हो जाएगा, जेड, और ये स्क्वायर लगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इम्पीडेंस। ठीक है, ये भैया हमारा एक फार्मूला आ गया, ये हो गया LCR सर्किट का इम्पीडेंस का फार्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर, एक चीज आपके सामने आ गई, ये चीज। अगर ये कोई पूछे फेज डिफरेंस, जो फाई है इसको बोलते हैं फेज एंगल, यहां लिखे दे रहे हैं, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फेज एंगल। ठीक है, और जो ट्रायंगल OPQ है, ट्रायंगल OPQ
Q जो है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भैया दो वर्ड ध्यान रखेंगे, ये फेज एंगल होता है, ये जो ट्रायंगल हम लोग यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो अगर कोई पूछे फेज एंगल कितना होगा, देखो जरा यहीं से क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर, वी इक्वल आई आर वाला, आई ऊपर नीचे से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, tan फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। इसको सही बना दें ये, तो ये हो गया इम्पीडेंस का फॉर्मूला, ये हो गया फेज एंगल का फॉर्मूला एलसीआर सर्किट का। ठीक, अब आते हैं अपने असली और टॉपिक पर। ये तो छोटा सा हुआ, कुछ नहीं, मैंने बस फेजर डायग्राम बनाया, तीनों को कॉम्बिनेशन बना दिया और रिजल्टेंट निकाल लिया वही इम्पीडेंस के बराबर। अब देखो जरा, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ छोटे छोटे वर्ड हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरा। सबसे पहला केस, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, अगर इसमें ये केस आता है XL इज ग्रेटर देन XC तो tan फाई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये जो उस कंडीशन में जो सर्किट होगा बिहेव्स लाइक इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, यानी कि अगर XL इज ग्रेटर देन XC है तो उस कंडीशन में जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। दूसरा केस, अगर XC इज ग्रेटर देन XL हो जाए तो क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट। और तीसरी कंडीशन, अगर ये XL इज इक्वल टू XC, XL इज इक्वल टू XC, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हम टिक के दे रहे हैं, अगर ये है तो इसको भैया बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, या इसको नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं, या नॉन इंडक्टिव कंडीशन, या नॉन इंडक्टिव सर्किट लिख दो, नॉन इंडक्टिव सर्किट वाली कंडीशन इसको बोलते हो। ये कि सबसे ज़्यादा फेमस ये होता है रेजोनेंस कंडीशन। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन कब आप ऑब्टेन करते हो, जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा तो आपको LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रेजोनेंस कंडीशन के समय एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। उस LCR सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, जरा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाता है, R, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्या बचता, सिर्फ Z इज इक्वल टू R। ठीक, तो रेजोनेंस कंडीशन ये आ गई। रेजोनेंस कंडीशन पे जो Z होता है वो R के बराबर होता है, और इस समय जो Z होता है वो क्या होता है आपका भैया, मिनिमम होता है, और I क्या हो जाए आपका, मैक्सिमम हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बह जाएगा कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो Z होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। जब रेजोनेंस कंडीशन आती है तो उस समय सीरीज एलसीआर सर्किट का जो आपका इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है और करंट आपकी हाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए तीन कंडीशन। अब उसके बाद सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी पूछ लेते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो जरा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी हम यहीं से निकालते हैं, कोई नया उसमें रूल नहीं है। देखो जरा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में
हमको पता है रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेंस कंडीशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। दिस इज नोन एट एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अभी फ्रीक्वेंसी नहीं निकली है, इसको क्या कर दो आप 2πf में कन्वर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा √LC, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π√LC। ये हो गया आपका सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी बोल देते हैं, या सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आप बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया भैया सीरीज एलसीआर सर्किट में इतना सा। और ये यूज किस में आते हैं, ये आपके रेडियो में यूज किए जाते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट टीवी एंटीना में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट में आपने इम्पीडेंस देख लिया, फेज डिफरेंस देख लिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया, फेज एंगल हो गया, रेजोनेंस कंडीशन हो गई, रेजोनेंस कंडीशन में उस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, और इसी के साथ ही फिर हम लोगों ने उसके यूजेस भी देख लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दुनिया भर की चीज़ें। अब देखो इसको एक ग्राफ से भी दिखाया जाता है, इसको हम लोग ऐसे ग्राफ से भी दिखाते हो इस तरीके से, ये आपकी ओमेगा है, ये आपका आई नॉट, इस पे दिखाते हैं। तो ये जो मैक्सिमम वाली कंडीशन आती है यही होती है ओमेगा आर, आर मतलब रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपकी आई नॉट होती है, ये होती है सीरीज रेजोनेंस सर्किट का एक ग्राफ है ओमेगा और मैक्सिमम करंट की। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक, इसके साथ और एक एलसीआर सर्किट आता है, ये तो सीरीज का हो गया, पैरेलल भी एक एलसीआर सर्किट आता है, बहुत आसान है, देखते हैं। लेकिन सबसे भैया इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, पैरेलल वाला ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ है तो पढ़ना तो है ही। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल एलसीआर सर्किट। अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, एलसीआर सर्किट ही है लेकिन वो कैसा है, पैरेलल एलसीआर सर्किट है। ठीक है, अब पैरेलल में है क्या, देखो कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, यहीं पर रेजिस्टेंस लगा दो। रेजिस्टेंस कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें तो ई और आई में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है, ये सी हो गया, ये एल हो गया, ये आपका आर हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं आई करंट फ्लो हुई, तो I1 मान लेते हैं इधर चली गई और I2 आपका इधर चली गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम सर्किट I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर हम किसी तरीके से I1 I2 वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाएगा। देखो जरा, जब हमने L वाला केस सॉल्व किया था तो I की इक्वेशन क्या निकली थी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ध्यान करिए, और जब हमने C वाला केस सॉल्व किया था तो I2 इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये दोनों इक्वेशन आई थी, ध्यान करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए। ठीक है, ना ध्यान तो थोड़ा पन्ना पलट के देख लीजिएगा, यही दोनों इक्वेशंस हमने ड्राइव की, तभी कहता है कि फेज डिफरेंस कितना किस में आ रहा था। बस ये दोनों वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, देखो इसको, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो साइन माइनस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए, यानी कि माइनस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस I नॉट
साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी और प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर सॉरी आई नॉट, हाँ ठीक है, इसको हम इम्पीडेंस के टर्म में लिख लेते हैं पहले, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आई नॉट सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस तो हमने कोई यूज ही नहीं किया, क्योंकि भाई देखो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, माइनस इसको हम लोग ई अपॉन एक्सएल कॉस ओमेगा टी प्लस ई अपॉन एक्ससी कॉस ओमेगा टी, ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, करंट हम नहीं कह सकते बराबर है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा, E और cos ओमेगा टी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल, ये हो गई I की वैल्यू। ठीक है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल एलसीआर सर्किट में ये कंडीशन आ गई करंट की। अब जरा रेजोनेंस कंडीशन लगाते हैं। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एक्स एल इजिकल टू एक्स सी, जब जैसे यहां पे पुट करोगे तो आई इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो इस सर्किट का इम्पीडेंस है, इट मींस इम्पीडेंस जेड इजिकल टू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तभी तो करंट 0 होगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि जब रेजोनेंस कंडीशन ऑब्टेन की जाती है पैरेलल एलसीआर सर्किट में, उस समय सर्किट में करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल हाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंडीशन। और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ थोड़ा उल्टा बनता है इस तरीके से, यहाँ पर इसको ओमेगा यहाँ दिखाते हैं और ये आई नॉट हो जाता है। इस कंडीशन पे आपकी ये है ओमेगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट का इम्पीडेंस है वो तो हाई हो जाता है, करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इस पैरेलल एलसीआर सर्किट को हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं। एक आपका फिल्टर सर्किट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और एक आपको इसको रिजेक्टेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, रिजेक्टेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, और एक एंटी रेजोनेंस सर्किट के नाम से भी इसको जानते हो, एंटी रेजोनेंस सर्किट के नाम से भी इसको हम लोग सर्किट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और जो इसका यूज है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना के रूप में इसका किया जाता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना में इसका हम लोग यूज किया जाता है। तो ये हो गया भैया आपके एलसीआर सर्किट, दो टाइप की सीरीज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, पैरेलल भी पढ़ लिया। पैरेलल बस हमको ये ध्यान देना है कि पैरेलल में जब रेजोनेंस कंडीशन आती है तो उस समय सर्किट में करंट 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस हाई हो गया होगा, और सीरीज में उल्टा होता है। उस समय जब रेजोनेंस कंडीशन आती है रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन रहती दोनों में सेम है, XL इजिकल टू XC। ठीक है, ये टॉपिक तो बहुत इजी हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है, हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा है। तो इसलिए इस एलसीआर सर्किट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जहाँ पर डाउट हो तुरंत पूछिएगा। और जो लोग भैया मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो मैं वीडियो डालता हूँ एक वीडियो प्रॉपरली मिलता रहे और आपकी जो रिवीजन चल रहा है वो कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।